तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियो देख ली होगी। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीई के बारे में। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल फार्मूला होता है प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्राइस एंड सेकेंडली हमें चाहिए ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ओके, तो हम जाएंगे स्क्रीनर पे हम आए एंड फॉर से हम लेट्स से हम डीएलएफ लेते हैं। अब डीएलएफ के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डीएलएफ रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता है एंड काफ़ी नामी कंपनी है ये। ओके, सो करंट प्राइस जो डीएलएफ का है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 753 रुपीज़ पर शेयर है। तो हम डीएलएफ का प्राइस जाके लिख लेते हैं 753 रुपीज़ पर शेयर। ओके, अब एक डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा और नहीं भी आना आया तो आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए कि डीएलएफ की बुक वैल्यू हम देखें तो वो है 153 रुपीज़ पर शेयर, बट डीएलएफ के लिए जो करंट प्राइस है वो है 753 रुपीज़ पर शेयर। यानी बुक्स के हिसाब से जो उसके पर शेयर की वैल्यू है 153 रुपीज़, उसके बदले हम उसको 600 रुपये ज़्यादा यानी 753 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा क्यों? अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बुक वैल्यू जो है वो करंट पोजीशन या फिर बैलेंस शीट पे जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेट करके पिछली वीडियो में दिखाया था। तो वो करंट पोजीशन के हिसाब से निकलती है या फिर बैलेंस शीट डेट पे जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से निकलती है। ओके, बट जो करंट प्राइस होता है, करंट प्राइस जो है फ्यूचर कैश फ्लो या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी जो होती है उसको डिस्काउंट करके निकाला जाता है। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टर्म्स में डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। ओके, अब प्राइस के बारे में और क्या हम समझ सकते हैं कि प्राइस के बारे में एक पॉइंट ये है, मैं आपको लिखने के बाद समझाता हूँ कि प्राइस इज द फ्यूचर कैश फ्लोज discounted at an expected rate of return. Okay, so point is कि okay, so price is the future cash flows discounted at an expected rate of return. अब हम प्राइस, ये एक टेक्निक है प्राइस डिटरमाइन करने की, डिस्काउंटिंग कहते हैं इसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको इस बारे में पता होगा। तो अब एक बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो एट द एंड जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो है कैश। ठीक है, बाकी सब फैक्टर्स भी होते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है एक बिजनेस से वो है कैश। ओके, कि हमने कितना कैश बिजनेस में डाला एंड कितना कैश हमें वापस बाहर आया। ठीक है, सभी 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 बिजनेसमैन को सबको सिर्फ इसी चीज से मतलब होता है एट द। ओके, सो व्हाई नॉट यूज कैश टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कंपनी। ओके, सो अब हम समझते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल डीएलएफ है, डीएलएफ आज 753 रुपीज का है। ओके, कल शायद हमें न्यूज आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर न्यूज आ जाती है हमें कि डीएलएफ कोई 2000 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाला है। ओके, अब क्या होगा कि जब हमें पता चलेगा कि 2000 करोड़ रुपीज का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो जो फ्यूचर में उस 2000 रुपीज करोड़ के प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आएगा, उस कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे विद एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और उस डिस्काउंटिंग से जो प्राइस आएगा वो आज का प्राइस की कितनी वैल्यू डीएलएफ की होनी चाहिए वो निकाली जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल की प्राइस आ जाता है 900 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो क्या होगा कि अब फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से डीएलएफ की वैल्यू होनी चाहिए 900 रुपीज पर शेयर, बट आज वैल्यू है 753 रुपीज पर शेयर। तो ऑब्वियसली 150 रुपए का फर्क है अराउंड अराउंड, तो सिंपली डीएलएफ का शेयर जो है उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, सो ये जो है ये एक तरीका होता है कि फ्यूचर कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करके जो है प्रेजेंट वैल्यू या फिर आज के शेयर प्राइस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, अब आप पूछेंगे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ठीक है, अब सबके लिए अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी इसको के इक्विटी के लिए के भी कहते हैं। ठीक है, अब इक्विटी वालों के लिए अलग होता है, डेट वालों के लिए अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए अलग होता है। ओके, अब हम इक्विटी की बात करें तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूँ। इसमें भी अलग अलग मॉडल, अलग अलग तरीके होते हैं। सीएपीए मॉडल होता है और भी पास्ट पास्ट से जो वैल्यूएशन निकल के जाती है उससे भी निकाला जाता है, बट मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि अगर मैं इक्विटी में पैसा लगा रहा हूँ तो जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल कि मैं हम जो है गवर्नमेंट को एक रिस्क फ्री वो समझते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी जो है वो नहीं करेगी कि भाई पैसा वापस करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है कोई फ्रॉड नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट को हम रिस्क फ्री समझते हैं। अब
गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है एंड मे बी फॉर एग्जाम्पल वो 7% रिटर्न दे रही है, तो जो 7% वो रिटर्न दे रही है उसको हम रिस्क फ्री रेट मानेंगे कि भाई बेकार से बेकार भी जगह अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो भी 7% रेट तो मिल ही जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं 7% तो एक्सपेक्ट करूंगा ही, क्योंकि अगर मैं 7% से भी कम एक्सपेक्ट करूंगा तो मैं फिर इक्विटी में क्यों लगाऊं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूंगा जाके। ओके, सो 7% तो मैं बेसिक एक्सपेक्ट करूंगा ही करूंगा। उसके ऊपर जो मैं इक्विटी में पैसा लगा के रिस्क बियर कर रहा हूँ कि भाई इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे कोविड-19 आ गया था तो रिस्क था भाई कि कोई बीमारी आ जाए या फिर कंपनी में दिक्कत आ जाए, कंपनी गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो मैं रिस्क बियर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ और प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लेता हूँ कि 11% अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे, फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ के लिए अगर मैं 11% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे डीएलएफ के उसको मैं 11% से डिस्काउंट करके आज की डीएलएफ की वैल्यू निकाल लूंगा। ओके, कि कैसे वैल्यूएशन करनी है, क्या करनी है, वो शायद मैं कभी फिर वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम मार्केट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड प्राइस का एक बेसिक मीनिंग जो है आप ये निकाल सकते हैं। और भी चीज़ें प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई फेवरेबल पॉलिसी निकाल दी कंपनी के हिसाब से, या फिर इंटरनेशनली क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, डिमांड सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। बट कैश फ्लो के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो ये उसका बेसिक मीनिंग था। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं ईपीएस के बारे में। अब ईपीएस के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बार समझनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। हो सकता है, अगेन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है आपको देखने में बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, जब आप नंबर से प्ले करेंगे, बार बार बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, सो हम गए पीएनएल में। पीएनएल में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है सेल्स। ओके, सेल्स जो हमने सेल करी उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस करेंगे कि भाई वेजेस जो दी हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो सब हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जब हम माइनस कर देंगे कि भाई हमारे रेंट, बिल्डिंग का रेंट देना है या फिर हमें और कुछ देना है, तो जब हम वो दोनों माइनस कर देंगे तो हम आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम इबिड्डा भी कहते हैं। इबिड्डा की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, सो हम यहाँ पे इबिड्डा पे आ जाएंगे। ओके, अब इबिड्डा में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब सेकंड चीज जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी जिसको जो भी हमने डेट लिया था उसका पैसा, ठीक है। तो अब मैं बेसिक पॉइंट एक बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को हटा दें तो हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, ठीक है। एक होती है डेट जो हमने बोरिंग ली है, उसके बदले हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, एंड दूसरी होती है इक्विटी जो हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है, ठीक है। उसके बदले हम, मतलब वो तो ओनर ही है, तो उसके बदले जो भी अर्निंग्स आती हैं वो एट द एंड जो बचता है वो उनकी अर्निंग्स होती है। ओके, अब इबिड्डा में से जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो ईबीआईटी बचा, ठीक है। ईबीआईटी में से हम पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हम पहले माइनस कर देंगे, यानी हम डेट जिसने भी हमें डेट दिया था उसके बदले हम उसे इंटरेस्ट के थ्रू रिटर्न दे देंगे, तो तुम्हारा जो पैसे के बदले तुम्हें चाहिए था वो हमने दे दिया। ओके, एंड यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने टैक्स से पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक टैक्स डिडक्टेबल वो है एक्सपेंस, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस कर देंगे, हमने डेट होल्डर्स को भी पैसा दे दिया, ठीक है, वरना वो इक्विटी वालों के लिए पैसा छोड़ेंगे नहीं, वो कोर्ट में जाके हमें स्यू कर देंगे, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, वो बाहर चले गए, ओके, वो रिस्क खत्म। उसके बाद हमें टैक्स देना जरूरी है, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलने देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टैक्स भी दे दिया, वो भी रिस्क खत्म। अब बचा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब जो बचा है, ठीक है, ये दो जनों का बचा है, प्रेफरेंस शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स का। एंड मैंने आपको पहले बोला था कि इस वीडियो में मैं ये कंसीडर नहीं कर रहा कि प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास हैं। तो आखिर में जो हमारे पास ये पैसा बचा है ये सारा इक्विटी वालों का है, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है। ओके, अब इससे, अब ये सारा क्योंकि इक्विटी का है तो इसकी हमें पर शेयर वैल्यू निकालनी है कि पर शेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे बुक वैल्यू पर शेयर, अब बुक वैल्यू पर शेयर का अगर आपको कल फॉर्मूले से आप लिंक कर सकते हैं तो आप करिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस टाइम लेंगे टीटीएम। टीटीएम, अब आप पूछेंगे कि टीटीएम का क्या मतलब है। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ठीक है। अगर हम मार्च 23 का लेंगे तो उस चीज को बहुत टाइम हो गया, फिर से ईयर एंड होने वाला है। ओके, पर टीटीएम का क्या मतलब होता है? ट्रेलिंग 12 मंथ्स, की आज से 12 मंथ्स, पिछले 12 मंथ्स में क्या चल रहा है सिस्टम, तो उसमें आज का भी क्या चीज, क्या वो चल रही है, सब कंसिडर होके टीटीएम आ रहा है। ओके, सो टीटीएम प्रॉफिट है हमारा 2236,
हम जाते हैं, हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने लिखा 2236, एंड मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, 2236, ओके। एंड नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे आप रेशियो ऐड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की, ऑलरेडी ऐड हो रहा, अगर आपने पिछली बार ऐड करी है तो ऑलरेडी वो यहाँ पे दिखेगी। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 248 करोड़, एंड ऑल द फिगर्स आर इन करोड़, ओके। तो नंबर ऑफ EQS, ओके, सो 248, एंड हम EPS निकालेंगे, तो सिंपली हम दिस डिवाइडेड बाय दिस, हमारा आंसर आया है 9.016129, ओके। अब अगेन इसके हमें जो है डेसिमल प्लेसेस कम करनी है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि माउस से इजीली हो सकता है, ठीक है, बट ट्राई टू यूज कीबोर्ड एज मच एज पॉसिबल, ओके। सो Alt H9, Alt H9, Alt H9, ओके। सो 9.0 हमारा जो है आ रहा है, एंड यहाँ पे EPS भी हम ऐड करें तो अगर, सो 9.05, एंड अगेन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास डाटा लिमिटेड है, स्क्रीनर के पास डाटा ज़्यादा होता है तो वो एग्जैक्ट आंसर निकाल सकता है, बट ठीक है, हम उससे काम चलाएंगे, ठीक है। हमारा आ रहा है EPS 9, एंड नाउ हमें सिंपली क्या करना है, हमें PE के लिए, PE का फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो सिंपली हम दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, एंड वील गेट द आंसर 83.51699, ओके। इसका फॉर्मेट हम कॉपी करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम कंट्रोल ऑल्ट V एंड T दबाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया सारे शॉर्टकट्स के बारे में, ओके। सो हमारा आ रहा है 83.5, एंड एक्चुअली जो आंसर है वो है 83.4, तो समवॉट अराउंड सेम है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता अगेन, ओके। सो ये बात थी PE की। अब PE जो है एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल होता है ये देखने के लिए कि भाई हमारा हमारा जो शेयर की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं होता कि भाई इसके ऊपर है तो ओवर वैल्यूड होगा, जैसे मार्केट में आता है कि 15 के ऊपर है तो ओवर वैल्यूड या नीचे है तो अंडर वैल्यूड, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अब बट एक इसका जो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर स्टॉक का PE जो है वो 83.5 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला था प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस है, अर्निंग पर शेयर की अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो पर शेयर मैं उससे कितना कमा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने DLF का एक शेयर खरीद लिया, अब EPS मेरा था 9 रुपीज़, तो पर शेयर मैं उससे एक साल में 9 रुपीज़ कमा रहा हूँ, ठीक है। अब हम प्राइस ऑफ द शेयर को जब अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 83.4, हम यहाँ से ले लेते हैं 83.4। इसका मतलब सिंपली ये है कि मुझे जो प्राइस है वो कमाने के लिए अगर अगर ये मैं एज्यूम करूं कि EPS जो है वो ग्रो ना करे और 9 का 9 ही रहे या फिर 9.05 यहाँ पे जो है वो ही रहे, तो मुझे 83.5 जो है 83.4 जो है वो ईयर्स लगेंगे उतना कमाने के लिए जितना मैं आज उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना जितना मैं आज उसको पैसा दे रहा हूँ, ओके। सो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। सेकेंडली अगर आपको और अच्छा, मतलब ये तो 83.4 है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसको एक इंडस्ट्री PE से भी कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री PE भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इंडस्ट्री PE है 33.9, मतलब इंडस्ट्री में जो 33.9 चल रहा है वो DLF का PE है 83.4, ठीक है। यहाँ पे एंड डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं कुछ भी किसी को कोई भी शेयर जो है या फिर कोई भी स्टॉक जो है उसको वैल्यू नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, मैं सिर्फ आपको एनालाइज कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ओके। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर आपको और अच्छा एक PE का देखना है तो अडानी इंटरप्राइजेज हम देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का PE जो 48 है वो अडानी का है 132 रुपीज़, मतलब सॉरी 132 जो है वो उसका वो है। तो एनालाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, एंड डू कैलकुलेट दीज रेशियोज ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।